अ वेरी गुड इवनिंग, सुप्रभात एंड गुड आफ्टरनून। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, स्वागत करता हूँ आप सभी का मैटर इन आवर सराउंडिंग के तीसरे लेक्चर में। अभी तक हमने मैटर के बारे में पढ़ा था। मैटर क्या होते हैं, किस चीज़ के बने होते हैं, मैटर के नेचर के बारे में हमने पढ़ा था, और हमने पढ़ा था मैटर के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था कि मैटर को अर्ली इंडियन फिलासफर जो थे किस बेसिस पर क्लासिफाई किए थे और जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे उन्होंने किस प्रकार मैटर को क्लासिफाई किया था। और मैटर किस चीज़ के बने होते हैं ये तो हमने बता ही दिया था। और जो अर्ली इंडियन फिलासफर थे उन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया था 5 तत्वों में: जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज सर को क्या हो गया, हिंदी कैसे बोल रहे हैं, हम तो सीबीएसई वाले हैं। तो बच्चों बड़े ध्यान से सुनिएगा कि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं और हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हमें हिंदी तो जानना ज़रूरी है। वो बात अलग है आप सीबीएसई के हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो हमें देखने वाले हैं, हमें चाहने वाले हैं, वो हिंदी में भी पढ़ना चाहते हैं, तो हमें अपने यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी हिंदी बोलना पड़ेगा। क्योंकि सीबीएसई वाले तो ठीक है, अंग्रेजी तो जान रहे हो ठीक है, लेकिन हिंदी में भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इंडिया से बिलोंग करते हो और इंडिया में हिंदी जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्यारे बच्चों, हिंदी को भी जानो, हमारी मातृभाषा हिंदी है और हम हिंदी का तहे दिल से सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारी मातृभाषा है हिंदी, इसलिए हिंदी को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना एंजॉय बहुत हो गया, इसलिए चलिए बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन पे हम लोग थे। जो अर्ली इंडियन फिलासफर थे उन्होंने मैटर को 5 तत्वों में क्लासिफाई किया था। चलिए अंग्रेजी में बता देते हैं। वाटर, फायर, अर्थ, स्काई एंड क्या क्या छूट रहा है बताओ, कमेंट करके बताओ। मैं नहीं, कमेंट करके आप लोग बताना, इतना तो काम आप कर ही सकते हो। और जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया था 2 भागों में, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। तो हम जो पहले ही बता चुके हैं कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, वो डिपेंड है मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आज हम देखेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 3, स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, चलिए आज हलवा शब्दों में आपको डिफाइन करके दिखाते हैं। आज के पहले आप लोगों ने इतना हलवा टॉपिक के हिसाब से स्टेट ऑफ मैटर नहीं पढ़ा होगा, गारंटी के साथ। चलिए शुरू करते हैं। स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर कितने पार्ट्स में डिवाइड हैं, जल्दी कमेंट करके बताओ। बहुत मार पड़ेगी बेटा, तुम लोग बहुत लापरवाही करते हो, कुछ नहीं बोलते हो, ना ही कुछ रिस्पॉन्स करते हो। ठीक है, बताते हैं, देखते हैं बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो सबसे पहला जो स्टेट है वो है सॉलिड स्टेट। और दूसरा जो है वो है लिक्विड स्टेट। और तीसरा गैसियस स्टेट। और सीबीएसई ने मेंशन किया है एक और पार्ट, एक और स्टेट, स्टेट नंबर 4 प्लाज्मा। लेकिन हमें पढ़ना है केवल मेनली 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो हमारे सिलेबस में मेन है। इन तीनों स्टेट को आज इस वीडियो में हम डिफाइन करने वाले हैं
वो भी हलवा शब्दों में। तो आज आप लोग को मज़ा आने वाला है। आज के पहले आप लोगों ने स्टेट ऑफ मैटर को इतनी सिंपल शब्दों में नहीं पढ़ा होगा। चलिए बताते हैं कैसे। साथ में नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स आपके बहुत काम आते हैं आपके एग्ज़ाम टाइम में। और एग्ज़ाम टाइम में अपने नोट्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए साथ साथ नोट तैयार करते रहिए और बन जाइए साइंस के एक्सपर्ट राजेंद्र एजुकेशनल एकेडमी के साथ। तो नोट कर लिया, चलो तो स्टेट ऑफ मैटर में सबसे पहले हमें पढ़ना है स्टेट नंबर 1, द सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में सबसे पहले पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के शेप और वॉल्यूम के बारे में। चलो बताओ आप लोग, सॉलिड स्टेट के जो होते हैं शेप और वॉल्यूम कैसे होते हैं, इसकी शेप और वॉल्यूम और इसका मोशन जो होता है, इसके पार्टिकल अरेंजमेंट जो होते हैं वो किस प्रकार होते हैं, आइए बताते हैं सिंपल शब्दों में। सबसे पहले सॉलिड स्टेट में देखेंगे उसका शेप और वॉल्यूम। आप एग्जाम में अगर इस पैटर्न में लिख के आएंगे तो कोई भी एग्जामिनर इसको काट नहीं सकता। तो शेप और वॉल्यूम जो होते हैं स्टेट ऑफ सॉलिड स्टेट के शेप और वॉल्यूम जो होते हैं वो होते हैं डेफिनिट। क्यों डेफिनिट होते हैं? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड होते हैं वो भी फिक्स पोजीशन पे। एट फिक्स पोजीशन। तो शेप और वॉल्यूम के बारे में आप लोगों ने जान लिया। इसका जो शेप और वॉल्यूम होता है वो होता है डेफिनिट, और पार्टिकल जो होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं फिक्स पोजीशन पे। ठीक, अब इसके बाद आता है शेप और वॉल्यूम के बाद आता है नंबर 2 आता है पार्टिकल अरेंजमेंट। तो जो इसका पार्टिकल अरेंजमेंट होता है पढ़ लिया, शेप एंड वॉल्यूम। ऐसे जैसे ही आपको लिखाया जा रहा है, जैसे बता रहे हैं वैसे ही आप अपने नोट्स में ज़रूर नोट करते रहिएगा, क्योंकि इस तरीके का आज तक किसी टीचर ने पढ़ाया नहीं होगा। ये बड़े ही आसान शब्दों में आपको बताया जा रहा है जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। तो पार्टिकल अरेंजमेंट जो होता है, इसका पार्टिकल्स जो होते हैं पार्टिकल्स जो होते हैं एटम हुआ, मॉलिक्यूल एंड आयन, ये जो होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड एट फिक्स पोजीशन। ये फिक्स पोजीशन पे पैक्ड होते हैं, जो मूवमेंट को अपनी एक ही जगह पे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। पार्टिकल जो होते हैं सॉलिड के वो फिक्स पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, लेकिन अपनी जगह को एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन नहीं कर सकते। यानी कि पार्टिकल जो होते हैं ठोस के, ये है ठोस
और इसके जो पार्टिकल हैं बहुत 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 क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये अपनी ही जगह पे ऐसे 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 करते रहते हैं, वो वाइब्रेट। जैसे एक शराबी होता है तो ऐसे ऐसे करता है, अपनी जगह पे डांस करता है ऐसे ऐसे करके, ऐसे ये भी अपनी जगह पर ऐसे 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 डांस करते हैं। ये यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते, ना ये यहाँ से जा सकते हैं, ना ये यहाँ पे जा सकते हैं, अपनी जगह पे मस्त ऐसे करते रहते हैं। तो ये है सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स जो अपने फिक्स पोजीशन पे ही डांस करते रहते हैं। जैसे टेबल फैन होता है ऐसे ऐसे एक जगह पे करता है, वैसे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, ये फिक्स पोजीशन पे होते हैं। और इनका जो पैटर्न होता है, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट जो होता है 3D पैटर्न में होता है। इनका अरेंजमेंट जो होता है वो 3D पैटर्न में होता है। 3D पैटर्न की वजह से ये अपनी जगह पे फिक्स होते हैं और क्लोजली पैक्ड होने की वजह से एक दूसरे जगह जा नहीं सकते, अपने स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा सकते, ना दूसरा तीसरे स्थान पे जा सकता। इसीलिए ये अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं और 3D पैटर्न होने की वजह से इनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहता है। ये जान लीजिए कि जो इनका अरेंजमेंट है वो 3D पैटर्न में है, इसलिए इनका जो शेप है और वॉल्यूम है वो फिक्स है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो कमेंट करके जरूर बता देना, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें पता लगेगा, क्योंकि हम लाइव तो है नहीं, इसलिए आपके कमेंट का ही सहारा है। अगर आप लोग के समझ में ही नहीं आएगा तो पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। इसलिए कमेंट करते रहिए और पढ़ते रहिए सॉलिड स्टेट। चूंकि जगह कम है बोर्ड पे इसलिए मिटाना पड़ रहा है, लेकिन आप लोग वीडियो को पॉज करें, उसके बाद नोट डाउन जरूर करें, नोट्स बनाते रहें। नोट्स आपके बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम टाइम पे। चलो ऊपर का मिटा देते हैं। पूरा मिटा दें, मिटा देते हैं। वीडियो को रोकने के बाद आप नोट कर सकते हैं और ज़रूर करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आपका बहुत हेल्प करेंगे। चलिए कहाँ तक हमने पढ़ लिया? पार्टिकल अरेंजमेंट। अब पढ़ेंगे पार्टिकल का मोशन। अब जो तीसरा है, तीसरा हेडिंग डालिए पार्टिकल मोशन। तो पार्टिकल जो है डू नॉट मूव, ये मूव नहीं करते हैं इसके पार्टिकल, क्योंकि ये होते हैं फिक्स पोजीशन पे। पार्टिकल जो होते हैं इसके मूव करते हैं एट फिक्स पोजीशन। फिक्स पोजीशन पे ये क्या करते हैं? मूव करते हैं फिक्स पोजीशन पे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? डू नॉट मूव वन टू another प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव नहीं करते हैं जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं। मैंने बताया था टेबल फैन का उदाहरण। उसके बाद इसके बाद तीसरा जो हेडिंग आपका है वह है
डेंसिटी। तो आपको पता है कि जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो हाईली डेंस होते हैं, क्योंकि इनकी डेंसिटी होती है मैक्सिमम, और ये पैक्ड होते हैं क्लोजली, इसलिए ये बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं। जो सॉलिड स्टेट की डेंसिटी होती है वो होती है मैक्सिमम होती है, कह सकते हैं इसकी डेंसिटी जो होती है हायर होती है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। लिक्विड और गैस के तुलना में जो इसकी डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि इसका जो पार्टिकल है वो फिक्स पोजीशन पर मूव करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर नहीं जा सकता, इसलिए हाईली डेंस होता है। इसमें एक चीज़ और है, जो डेंसिटी होती है ठोस की, मतलब सॉलिड की डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। डेंसिटी जो होती है सॉलिड की वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब इसके बाद आता है चौथा, इसका जगह नहीं है ऊपर। वीडियो को रोक के आप लोग वीडियो को पुश कर करके, वीडियो को पास कर करके आप लोग इसको नोट डाउन करते रहिए, बीच बीच में कोई भी चीज़ छूट ना पाए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर जिस तरीके से आपको स्टेट ऑफ मैटर बताया जा रहा है, इस तरीके से अगर आप लिख कर आएंगे एग्जाम में तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि इस तरीके का कोई आज तक आपको बताया नहीं होगा कि डेंसिटी कैसी होती है और इसके पार्टिकल किस तरह से अरेंज होते हैं, शेप और वॉल्यूम अलग से, और इसके पार्टिकल मोशन अलग से किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। एक ही में सब लोग यही करते हैं, कंबाइन करके बता देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो बताया था मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में, जो हार्डवर्क का मुहिम है ये उन बच्चों के लिए चलाया जा रहा है जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, और हम ऐसे बच्चों के लिए निरंतर हार्ड वर्क करते रहेंगे और बता देंगे बच्चों उनको जो कोचिंग ऑफलाइन जाया करते हैं, जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं, कि आपसे ज़्यादा हम कैपेबल हैं, हम हार्ड वर्किंग हैं, हम पढ़ेंगे यूट्यूब से और आपको दिखा देंगे कि आपसे कम नंबर हम नहीं ला सकते, हमें भी कैपेबिलिटी है कुछ करने की। क्या हुआ नहीं जा सकते हम कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते तो क्या हुआ, कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते तो क्या हुआ, हम यूट्यूब से पढ़ के दिखा देंगे। और ये बृजेंद्र एजुकेशनल एकेडमी का वादा है आपसे कि आपको लेक्चर तो मिलेंगे ही, उसके अलावा फ्री में आपको नोट्स PDF प्रोवाइड किए जाएंगे बृजेंद्र एजुकेशनल एकेडमी चैनल पर, जो कि टेलीग्राम पर उपलब्ध है। तो विजिट करें टेलीग्राम पे बृजेंद्र एजुकेशनल एकेडमी, आपको चैनल का लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें से जाके लिंक को क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF शॉर्ट नोट सब आप आराम से पा सकते हैं अपने पास। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं अगले पार्ट पर। कहाँ तक पढ़ लिया हमने? 3 हेडिंग क्लियर कर लिया सॉलिड का। अब इसके बाद आता है डेंसिटी के बाद आता है कंप्रेसिबिलिटी। चौथा हेडिंग है
कंप्रेसिबिलिटी। तो सॉलिड स्टेट की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो होती है नेग्लेजिबल। मतलब इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो ना के बराबर होती है। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि सॉलिड जो होते हैं कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। जैसे ये मार्कर है, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, इसको कितना भी फोर्स दे दें ये कंप्रेस नहीं होगा, लेकिन एक लिमिट के बाद हम अगर फोर्स लगाएंगे ये टूट जाएगा, क्योंकि ये हाईली डेंस है। इसके पार्टिकल जो है वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए ये कंप्रेसिबल नहीं होते। टूट जाएंगे लेकिन कंप्रेस नहीं होंगे, क्योंकि हमारे जो पार्टिकल हैं, तो उसको क्या कहता है, हमारे जो पार्टिकल हैं वो भैया बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं, इसलिए हम कंप्रेस नहीं होंगे। सर कटा लेंगे लेकिन झुकाएंगे नहीं। सॉलिड का ये नियम है कि हम टूट जाएंगे लेकिन कंप्रेस नहीं होंगे, ना ही लूज होंगे। तो इसीलिए ये भैया जो हैं सॉलिड स्टेट, वो कहते हैं सर कटा सकते हैं हम लेकिन सर को झुका सकते नहीं, इसलिए इनकी कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो होती है निग्लेजिबल। कंप्रेसिबिलिटी होती है निग्लेजिबल बिकॉज ऑफ इट्स पार्टिकल आर टाइटली पैक्ड। तो समझ में आया कि सॉलिड क्यों कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। समझा आप लोगों ने? इज दैट क्लियर? क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, क्योंकि आपके थम्स अप से आएगा, थम्स अप नहीं बे, थम्स अप। एक थम्स अप से आपके वीडियो को शूट करने की एनर्जी डबल हो जाएगी, क्योंकि जब एनर्जी डबल होती है तो कोई भी मुकाम हो उसको आसानी से हासिल किया जा सकता है। इसलिए थम्स अप जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हों तो शेयर करिएगा अपने उन दोस्तों के पास जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन यूट्यूब पे तो पढ़ सकते हैं, वो भी हाईली क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और पीडीएफ और नोट्स उनको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए पढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट को कंटिन्यू करते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी के बाद आता है पांचवा जो हेडिंग है वो है रिजिडिटी। तो भैया रिजिडिटी जो होती है तो उसकी वो होती है, क्या होती है बताओ, फटाफट बताओ। रिजिडिटी भी इसकी होती है मैक्सिमम। इसकी जो रिजिडिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। रिजिडिटी मैक्सिमम होने का मतलब है इसके जो सॉलिड के जो पार्टिकल हैं, क्योंकि बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, ये क्लोजली पैक्ड, दिखाते हैं आपको कैसे क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये देखिए क्लोजली पैक्ड होते हैं बहुत भैया। ये सर झुका सकते हैं लेकिन हम सर को कटा सकते नहीं वे उल्टा है, ये सर को कटा देता है सॉलिड, लेकिन क्या करता है,
सर को झुकाता नहीं है। और इसकी जो रिजिडिटी होती है वो मैक्सिमम क्यों होती है? क्योंकि ये तो ऑलरेडी क्लोजली पैक्ड है और इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ठोस के, सॉलिड के जो होते हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड के, वो हाईली स्ट्रॉन्ग होते हैं बिकॉज ऑफ इट्स पार्टिकल क्लोजली पैक्ड। बिकॉज ऑफ पार्टिकल इज क्लोजली पैक्ड। तो क्या समझे लल्लूलाल? ये हुआ रिजिडिटी। इसकी रिजिडिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है क्योंकि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता है, क्योंकि इनके जो पार्टिकल होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसलिए ये सर झुका सकते हैं नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर को झुका सकते नहीं। इडियट्स, हंसने लगते हो, हंसते हो, मुझे गाना नहीं आता है। ये एग्जाम्पल है कि ये सर को कटा देगा लेकिन झुकाएगा नहीं, क्योंकि ये कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। ये टूट जाएंगे लेकिन कंप्रेस नहीं होंगे। इसलिए सॉलिड सर को कटा सकता है लेकिन सर को झुका नहीं सकता है। यहाँ तक समझ में आया? इज दैट क्लियर? कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर लेक्चर में मज़ा आ रहा है तो एक शेयर अपने दोस्त के पास ज़रूर करना। जो कोचिंग जा रहे हैं या जो नहीं जा रहे हैं उनको तो ज़रूर भेजना, क्योंकि वो बेचारे कोचिंग को एफोर्ड नहीं कर सकते, उनके घर वाले पैसे उनको नहीं देते हैं कोचिंग के। इसीलिए ये जो मुहिम है उन्हीं बच्चों के लिए चलाया जा रहा है। और जो कोचिंग तक जाते हैं उनके लिए तो ये एक तरीके का वरदान है। किसका? ब्रह्मा जी का। क्योंकि ये जो वरदान मिला है वो जो कोचिंग में जाते हैं उनको जो छूट जा रहा है, उनका जो बच्चे कोचिंग जा रहे हैं, जो भी उनके छूट रहे हैं सिलेबस, वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। लेकिन जो नहीं जा रहे हैं उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, वो आराम से पढ़ सकते हैं और टेलीग्राम पे इसके नोट्स भी पा सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्टेप पे। अब भैया इसके बाद क्या आएगा? 5 हेडिंग तो आपने सॉलिड स्टेट के ही पढ़ लिए आज तक। बताइए, पढ़े थे ये? अरे पढ़े थे क्या? नहीं पढ़े थे तो नहीं बोलो ना भाई। चलो आगे देखते हैं। आगे का है इसका 6ठा हेडिंग। दिख रहा है क्या? 6ठा हेडिंग जो है इसका वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो भैया सॉलिड के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं एंड मेल्टिंग पॉइंट जो हैं वो स्पेसिफिक टेम्परेचर पर होते हैं। मिटा दें, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो चलो ऊपर बताते हैं थोड़ा सा। मिटा दें, वीडियो को रोकिए और नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अगर नोट्स बनाते रहेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। तो चलिए
मिटा देते हैं 1 2 3। फिर से बताते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। टिंग 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 टिंग। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हेडिंग नंबर 6। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं इसके एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होते हैं। पूरा लिख दें स्पेलिंग, नहीं तो कहोगे सर को तो स्पेलिंग ही नहीं आता है, तुम तो शॉर्ट में समझोगे नहीं बेटा, क्लेम दूसरे पर करोगे। टेम्परेचर जो इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो होते हैं स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है जल्दी बताओ। क्या करें, इनको मिटा दें, बहुत क्लोजली पैक्ड हो लिए बच्चा। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसका वो होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता नहीं, चलो मेल्टिंग पॉइंट बताते हैं इसका। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 273.15 केल्विन, डिग्री सेल्सियस नहीं, केल्विन। तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका होता है 273.15 केल्विन, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर एवं एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, वाटर बॉयल होने लगता है। और आपको बता दें कि इसका जो बॉइलिंग होता है उसका जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट ऑफ बॉइलिंग इज गैस एंड freezing is the result of solid and melting is a result of लिक्विड। बेटा अब आपको क्लियर हुआ होगा कुछ, क्या क्लियर हुआ बताओ, फटाफट क्लियर बताओ, कुछ हुआ क्लियर? अरे गधों कुछ तो बताओ, नहीं बताओगे, चलो हम बताते हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं मोटा मोटा वाटर की। वाटर जो होता है वो पदार्थ के तीनों अवस्था में रह सकता है। फिर से हिंदी नहीं समझ में आया, चलो बताते हैं। जो वाटर होता है वो मैटर के तीनों स्टेट में रह सकता है, इधर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसीलिए कहते हैं कि वाटर जो होता है यूनिवर्सल मीडियम होता है, सॉलिड
लिक्विड एंड गैस का। अगर हम वाटर को बॉयल करेंगे तो बन जाएगा गैस, लेकिन अगर उसको फ्रीज करेंगे तो बन जाएगा सॉलिड। एंड क्या मेल्ट करेंगे अगर, क्या हुआ? नहीं खाए तुम बर्फ? गर्मी में आइसक्रीम खाते हो? या आपने देखा होगा, आपने फ्रिज में अगर वाटर किसी भी छोटे बर्तन में या पॉट में रख दो, कटोरी में रखते होगे, हाँ रखते हो ना, झूठ काहे को बोल रहे हो, रखते हो गर्मियों में। या फिर हैं लोग, समझा करो इशारे। तो जब हम वाटर को फ्रीज़र में रखते हैं तो बन जाता है आइस, और आइस होता है सॉलिड। और जब हम फ्रिज के बाहर निकालते हैं तो देखते हैं थोड़ी ही देर में जो हमारा आइस था, आइस का टुकड़ा था, आइस क्यूब था, वो मेल्ट होके क्या बन जाता है? फिर से लिक्विड, यानी कि पानी बन जाता है। और कभी पानी उबाले होगे, ठंडी में उबाले हो तो देखोगे ऐसे ऐसे करके भाप बन के पानी उड़ने लगता है। ये चेंज होता है एटमॉस्फेरिक गैस में, ठीक है, जो ऊपर जाके कंबाइन करके बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत हो गया सॉलिड स्टेट। यहाँ पे होता है सॉलिड स्टेट की कहानी, खत्म कर दें। चलो एक पॉइंट और बताते हैं आप लोग को सॉलिड स्टेट में। ये छठा हेडिंग था जो कि क्लियर हो गया। यस क्लियर हो गया। नोट्स बनाते रहना भैया, नहीं तो फिर छूट जाएगा तो जान लेना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। हमने तो बता दिया, काम है हमारा बताना, आपका काम है करना। हार्ड वर्क करेंगे तो आपके नंबर इंक्रीज होंगे, नहीं करेंगे तो हमारा क्या जाता है भाई? आपकी मार्कशीट में आपका नंबर आएगा, हमारा तो काम है बताना, बता दिया। तो अब चलिए देखते हैं सॉलिड जो होते हैं क्या इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी रखते हैं या नहीं रखते। तो 7वां हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। ज़्यादा नहीं हो रहा है, चलो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, नॉलेज तो बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है। चलो सही से लिखा देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी सॉलिड आर डिवाइडेड इन 3 कैटेगरी। नॉलेज के लिए बता रहे हैं, ये मत समझना कि बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया। नॉलेज रहना चाहिए। नालायकों, पढ़ना नहीं चाहते हो? पढ़ना तो चाहते नहीं हो तुम लोग, कहोगे कि ज़बरदस्ती का सर पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहला होता है कंडक्टर। कंडक्टर जो होता है ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, आसानी से कंडक्ट करता है। और दूसरा जो होता है वो होता है, इस कैटेगरी में मेटल आते हैं, मेटल में क्या, एल्युमिनियम हो गए, एल्युमिनियम के तार, कॉपर हो गए, ये सब इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं। और दूसरा जो होता है इंसुलेटर होता है।
इंसुलेटर क्या करता है? डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर। ये होता है इंटरमीडिएट। हाँ, इसके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल लिख लीजिए, नहीं तो कहोगे सर ने एग्जाम्पल ही नहीं बताए। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं वुड एंड रबर, और इसका जो है नेचुरल सिलिकॉन एग्जाम्पल, ठीक है। ठीक ना, चलो मिटाते हैं, बहुत टाइम हो गया सॉलिड स्टेट पढ़ते हुए। ये सॉलिड स्टेट होता है आपका खत्म, इनकी कहानी खत्म। तो जिस तरीके से जिस अरेंजमेंट में लिखाया गया है, सीरियस हो जाओ थोड़ा, जिस अरेंजमेंट में लिखाया गया है उस अरेंजमेंट में अगर आप लिखेंगे हेडिंग बाय हेडिंग तो कोई नहीं काट सकता आपका नंबर। इसीलिए रेगुलर नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए ब्रिजेंद्र एजुकेशनल एकेडमी के साथ, ठीक है। चलो कहोगे सर ने बहुत ज़्यादा बता दिया, बहुत ज़्यादा नहीं है बेटा, आपके नॉलेज के लिए बताया जा रहा है ये चीज़ें, ताकि आपको कोई गिरा ना सके। मैंने पहले ही बोला था कि थोड़ी मेहनत करोगे तो आपका बेस बहुत स्ट्रांग होगा, और बेस स्ट्रांग होगा तो आप बहुत ही मजबूत आदमी बनेंगे, कोई भी आपसे कंपेयर नहीं कर सकता। क्योंकि अगर इमारत की नींव मजबूत रहती है तो उस पर कितने भी फ्लोर बना दो वो कभी गिरता नहीं है। इसलिए आप अपनी जड़ें मजबूत करिए, फिर कितनी भी शाखाएं, कितने भी ब्रांच लगाइए, कोई आपको गिरा नहीं सकता। सॉलिड स्टेट आपका बहुत ही बड़ा टॉपिक था बच्चों। आपके सॉलिड स्टेट को इतना ब्रीफली बताया गया है कि आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, इसीलिए इसका लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है। और हम लिक्विड और गैसियस स्टेट जो है उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि सॉलिड स्टेट कवर करना बहुत ज़रूरी था, उसमें बहुत ही टॉपिक थे और उसको हमने कर लिया है कवर। और आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं सॉलिड स्टेट, क्योंकि अब उसमें कोई भी टॉपिक छूटा ही नहीं है। एज कंपेयर आपकी बुक जो है उसमें बहुत ही कम पढ़ाया गया है, बहुत ही कम बताया गया है, लेकिन इसमें आपको पूरा ब्रीफली सॉलिड स्टेट के बारे में एक एक लाइन बताया गया है, लाइन बाय लाइन। अगर आप इसको नोट करेंगे तो आप बहुत ही जीनियस व्यक्ति बन जाएंगे, आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो आसान शब्दों में। एनसीईआरटी जो है आपकी वो दोहे की लाइन है, आप दोहे को एक्सप्लेन करते हो तो कितना ज़्यादा, मतलब कम से कम 3 पेज 4 पेज जाता है, ऐसे आपकी एनसीईआरटी की बुक है। तो सॉलिड स्टेट जितना बताया गया है उसमें उतने से आपका काम चलता नहीं, इसलिए सॉलिड को इतना ब्रीफ हमने, कॉम्प्लेक्स सब जितने भी उसके थे सब सिंपल वर्ड्स में कन्वर्ट करके बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट थी जो हमने बता दिया था कि कम से कम वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाना जो कोचिंग तक नहीं जा सकते। इसके अलावा हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, आपके नोट्स जो हैं और पीडीएफ जो हैं वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे, आप वहां जाके विजिट करके अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और आराम से पढ़िए और पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। हम आपके साथ हैं और आप भी हार्डवर्क करते रहिए, क्योंकि हमारा काम है बताना, आपका काम है करना। तो इसी के साथ जय हिंद।